हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो है अध्याय 3, जिसमें हम आज मॉडर्न वर्ल्ड 1 करेंगे यानी जो है आधुनिक विश्व 1 करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में मॉडर्न वर्ल्ड है तो ये सिलेबस जो है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कहते हैं एक ऐसा क्रांति था जिसने पूरे विश्व को जो है बदल के रख दिया, और कहते हैं इसी के देख के जो है पूरे विश्व ने इससे जो है काफ़ी सीखा और जाना, और अपने देश को भी आज़ाद कराने में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्रांतियों का युग। देखिए, क्रांति का अगर हम बात करें तो भारत में भी क्रांति हुई, रशिया में भी हुई, अमेरिका में भी हुई। कहते हैं हर एक क्षेत्र में क्रांति देखने को मिला, और एक ही दूसरे की क्रांति से जो है हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जो है हमने जाना भी। तो क्रांति किसी भी देश के लिए आज़ाद कराने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इवन कि अपनी बात मनवाने के लिए भी क्रांति का जो है लोग सहारा लेते हैं। तो आखिर क्रांति का जो है सूत्रपात कैसे हुआ आज के मॉडर्न ज़माने में? तो देखा जाए क्रांतियों का युग, इसी विषय में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, क्रांतियों का युग। तो आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और हर एक पहलू को हमारे साथ जानें। देखिए, अगर बात करें हम क्रांतियों का युग के, तो कहते हैं 1848 में यूरोपीय क्रांति से पारंपरिक अधिकार के विपक्ष में राजनीतिक उथल पुथल का दौर आया। यानी 1848 ईस्वी में यूरोपीय क्रांति से पारंपरिक अधिकार विपक्ष में राजनीतिक उथल पुथल का जो है एक दौर सचल पड़ा। राजनीतिक नेतृत्व और लोगों में एक बहुत ही मजबूत असंतोष ने राज्य को मामलों के अधिक जो है भागीदारी की मांग करना शुरू कर दिया। क्रांति तब होती है जब हमें कुछ मंगवाना होता है। देखिए, बच्चे भी जिद करते हैं और क्रांति कर जाते हैं कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे लेके नहीं दोगे। तो ये हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। कहते हैं बड़े क्षेत्र में राज्यों के लिए जो होता है मामलों में जो भागीदारी की मांग के लिए ये लोग क्रांति करते हैं। राजनीतिक जरूरतों और स्वतंत्रता के विचार, समानता और भाईचारा प्रिंट प्रेस द्वारा लोकप्रिय हो गया था उस समय, और जो क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। इवन कि अगर भारत का जो रेवोल्यूशन हुआ, भारत में जो क्रांति हुई और जो भारत आज़ादी का जो है स्वाद चखा, तो इसमें अगर देखा जाए तो कहते हैं स्वतंत्र विचार, जागरूकता, समानता और भाईचारे और प्रिंट प्रेस का कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। कहते हैं हर एक धर्म ने, हर एक जाति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तभी जाके जो है भारत आज़ाद हुआ। क्योंकि हमने समझ लिया था कि भाईचारे से ही है जो भारत को आज़ाद भी किया जा सकता है, और यही बात विश्व के हर क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। क्रांतियों देखा जाए तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस में हुई। कहते हैं ये क्रांति जो अब पावरफुल आज के समय में अमेरिका है, अमेरिका को भी क्रांति का सहारा लेना पड़ा। इवन फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस में भी क्रांतियाँ हुआ। तो देखिए, क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण थे हर एक देश के लिए। और ब्रिटेन में जो है गर्भपूर्ण क्रांति के साथ एक प्रमुख बदलाव भी आया। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका युद्ध के जो है रूस
मजदूरों के आंदोलन से एक समाजवादी सरकार की स्थापना के रूप में उभरा। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका भी गुलामी के दास-ताज से जो है छुटकारा पा लिया और इन कई राज्यों ने जो है प्रबुद्ध विचारों से प्रोत्साहित किया और आज़ादी और राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई। कहते हैं हर देश में, देखिए अपने राष्ट्र के लिए जब तक आपको राष्ट्रवाद की भावना पैदा नहीं होगी तब तक जो है आप अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक हैं, एक राष्ट्र के हैं। इसलिए हम मिलके अगर करेंगे तो कहते हैं बड़े बड़े मुसीबतों से हम बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए राष्ट्रवाद की भावना हमारे मन में होना चाहिए कि हम एक राष्ट्र के हैं, हम एक ही राष्ट्र में रहते हैं। कहते हैं कि अगर कोई भी देश अगर धर्म के पीछे लड़ने लग गया तो वो कभी भी खुशहाल नहीं रह सकता। हमारा देखिए यहाँ पर बात वही आ गया कि गौरवपूर्ण क्रांति। कहते हैं अगर हम क्रांति की सूत्रपात देखें तो कहते हैं 1688 का जो है महत्वपूर्ण क्रांति। कहते हैं जो देश सभी देशों पर राज्य किया वो भी एक दास्तां से गुजर रही थी। और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जो इंग्लैंड में हुई ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं क्रांति का जो सूत्रपात हुआ वो 1688 ईस्वी को हुई। 1688 ईस्वी वो समय काल था जहाँ पर गौरवपूर्ण क्रांति हुई और इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहने का सबसे बड़ा कारण था कि इसमें बिना खून बहाए ये क्रांति सफल हुई। कहते हैं इसी कारण से अन्य दुनिया के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बन गया और काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं गौरव क्रांति इसे कहा जाने लग गया। क्यों? क्योंकि ये बिना खून खराबे से सफलता हुई और अटूट राज्य जेम्स द्वितीय ने अपने देशवासियों का लोकप्रिय समर्थन खो दिया। कहते हैं जब देशवासी अपने पे आते हैं तो बड़े बड़े राजा को जो है नीचे ले आते हैं और वही हुआ। अटूलर्स राजा जेम्स द्वितीय ने अपने लोकप्रियता जो है खो दिया जनता में और यह उसने अपने लोगों के प्रति कठोर रवैया के कारण हुआ। कहते हैं जब सरकार तानाशाह बनता है तो समझ जाइए कि उसका जो है अब जो है राज्य से जो है विघटित होने का समय आ गया है। कहते हैं कोई भी अगर देश में कोई राज्य करता है तो उसको जो है कभी भी कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उसको जो है जनता के साथ चलना चाहिए, जनता के हर एक समस्याओं का समाधान करना चाहिए और यही कार्य जो है जेम्स द्वितीय ने नहीं किया, जिसके कारण जो है उसने लोकप्रियता जो है देशवासियों के बीच में खो दिया और ये सब उसके कठोर रवैया के कारण हुआ। और ये एक जो है महंगी स्थायी सेना का निर्माण भी किया उसने। एक महंगी सेना का निर्माण हुआ और सरकार ने रोमन कैथोलिक लोगों के रोजगार में वृद्धि, सेना और विश्वविद्यालय लोगों की गुस्सा भी दिलाया और नाराज संसद राज्य जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाना चाहते थे और उसकी बेटी मैरी द्वितीय को ही सिंहासन बैठाना चाहते थे। और इससे पता चलता है कि निरंकुश शासन को बदल दिया गया और एक संवैधानिक सरकार की स्थापना भी उस समय काल में हुआ, जो कि 1688 घटना है। कहते संसद को सम्राट को बदलने की शक्ति भी थी। संसद को सम्राट को बदलने की उस समय शक्ति भी बखूबी दी गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात आता है आज़ादी के लिए अमेरिकी युद्ध। देखिए कहते हैं अमेरिका आज के समय जो है विश्व में सबसे पावरफुल शक्तिशाली है, लेकिन अमेरिका का भी वो दौर था जब वो गुलामों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था और गुलामी के दास्तां से जो है गुजरा। तो अमेरिका भी जो है आज़ादी के लिए हर संभव कोशिश किया और संघर्ष जो है कामयाबी में बदल गया। यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि कुछ राजनीतिक अधिकार हैं जो हमें आज मिलते हैं, वो दो बहुत महत्वपूर्ण क्रांति की देन है जो 18वीं सदी के अंत में हुआ था। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आधुनिक विश्व के निर्माण में और ये है अमेरिका की क्रांति और फ्रांस क्रांति। कहते हैं अमेरिकी क्रांति और फ्रांस क्रांति वो दो महत्वपूर्ण क्रांति है जो लोगों के जीवनचर्या को बदल दिया, उनको जो है बहुत से अधिकार जो है दिलाने में जो है योगदान दिया और इस क्रांतियों के माध्यम से लोगों ने अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर दिया। इसलिए ये जो है अमेरिका की क्रांति और फ्रांस क्रांति को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है विश्व के लिए। देखा जाए तो 16वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से यूरोपीय अमेरिका में बसे थे। ये तो आपको भली भांति पता ही है कि 16वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में धार्मिक उत्पीड़न होती थी लोगों के साथ। कहाँ? इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में। आपको पता है कि
88 ईस्वी में जो है इंग्लैंड आज़ाद भी हुआ, क्योंकि उस समय धार्मिक उत्पीड़न किया जाता था उनके साथ। तो ये सारे लोग जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से दुखी थे और यूरोपीय अमेरिका में जाके बस गए, यानी वो अपनी जगह को छोड़ के यूरोपीय अमेरिका में जाके बस गए, और उनमें से कुछ आर्थिक अवसरों से आकर्षित भी थे। देखिए, सभी धार्मिक से प्रेरित नहीं थे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो आर्थिक अवसरों से आकर्षित थे उस क्षेत्र के, और उनमें जो है 13 उपनिवेश थे जो स्थानीय विधानसभाओं द्वारा अपनी समस्याओं का निपटारा किया करते थे। परिकरवाद की दृष्टि से आर्थिक नीति लागू भी की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश अपने हित में उपनिवेशिक वर्जन से विनिमयता करने की कोशिश करते थे, और उपनिवेशों का उपयोग जो है स्थापित करने की आज्ञा नहीं थी उस समय, और उन्हें लोहा और कपड़े जैसे ब्रिटिश माल खरीदने पड़ते थे मजबूरन, और वो केवल इंग्लैंड पर निर्धारित कीमत पर ही चीनी, तंबाकू, कपास आदि का निर्यात करते थे। अब देखिए, इंग्लैंड जो कीमत निर्धारित करती थी उसी कीमत पे जो है निर्यात किया करते थे। तो ये जो था जबरन थोपा गया रूल रेगुलेशन थी, जो कि सही नहीं था, और जिसने ब्रिटिश अमेरिका उपनिवेश को विरोध के लिए उकसाया भी, और इस वजह से जो है ब्रिटिश अमेरिका उपनिवेश को काफ़ी विरोध के लिए जो है उकसाया गया। और देखा जाए 18वीं सदी तक फ्रांस के साथ और भारत में युद्ध इंग्लैंड के लिए बहुत महंगे साबित हो गए। 18वीं शताब्दी तक जो है फ्रांस के साथ और अमेरिका में युद्ध इंग्लैंड के लिए बहुत महंगे साबित हुए, और इन युद्धों को लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, और उसे अमेरिका उपनिवेश से करों के द्वारा पूरा किया जाता था। तो कहते हैं कोई भी देश का जो हाल होता है खराब, उनका कारण कहीं ना कहीं युद्ध ही होती है, और लोग फिर भी युद्ध से जो है परहेज़ नहीं करते हैं। कहते हैं अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने के लिए वो युद्ध का जो है सहारा लेते हैं। लेकिन मेरा एक विचार है कि युद्ध जो है आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से न जाने कितने जो है जान मान की हानि होती है, कितने जो है अपने माता पिता को खो देते हैं, कितने जो होते हैं विधवे हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती है युद्ध, इसलिए युद्ध कभी भी आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो 1765 में ब्रिटिश संसद ने सरकारी दस्तावेज पर क्रम बंधक समाचार पत्रों और जो है पर्चों की तरह सभी व्यापार लेन देन का जो है स्टाम्प जो है अधिनियम पारित कर लिया, और राजस्व को अमेरिका में 10,000 ब्रिटिश सैनिकों को बनाए रखने की लागत का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल भी किया गया था। अधिनियमों का उपनिवेशक द्वारा विरोध भी किया गया, क्योंकि ये विरोध जरूरी था। दंगे ने उपनिवेशिक बंदरगाह शहरों को तबाह करके रख दिया, और उपनिवेशिक विधानसभाओं ने जो है स्टंप जो है अधिनियम के खिलाफ संकल्प पारित कर दिया। ब्रिटिश संसद ने 1766 के स्टंप अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि ब्रिटिश संसद ने 1766 के स्टंप अधिनियम को जो है निरस्त कर दिया। हालांकि संसद ने चाय पर कर जारी रखा, चाय पर जो है इन्होंने कर उस समय जारी रखा, और 16 दिसंबर 1763 को ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 जहाज़ों पर चाय को समुद्र में फेंक दिया गया। क्यों फेंका गया? क्योंकि संसद के द्वारा जो है टैक्स को जारी रखा, जिस कारण 16 दिसंबर 1763 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 जहाज़ों के चाय के जो था समुद्रों में फेंक दिया। और इस घटना को जो है बोस्टन की चाय पार्टी के रूप में जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि वेस्टर्न की चाय पार्टी क्या थी। तो वेस्टर्न की चाय पार्टी का अर्थ था कि ईस्ट इंडिया कंपनियों के द्वारा जब वहाँ पर संसद के द्वारा जो पैसे बढ़ा दिया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 3 जहाज़ों के चाय को जो है समुद्र में फेंक दिया, और इसी को जो है हम वेस्टर्न की चाय पार्टी के रूप में जाना जाता है। संसद में वेस्टर्न के बंदरगाह को बंद कर दिया गया, लेकिन अमेरिका की आज़ादी के लिए युद्ध की शुरुआत उसी समय हो गई। जब बंदरगाह को बंद कर दिया गया, तभी जो है अमेरिका की आज़ादी के लिए युद्ध जो है शुरू हो गया। देखें तो 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने 1774 में फिलाडेल्फिया में पहली महाद्वीप कांग्रेस के बैठक बुलाई, यानी पहला जो है फिलाडेल्फिया में पहली महाद्वीप कांग्रेस की जो है बैठक बुलाई गई, और इंग्लैंड के राजा से अपील की गई कि उनकी जो है सहमति के बिना करों को लागू न करें, क्योंकि उस समय सहमति बन गई कि उनके बिना ये कर को लागू नहीं किया जाए, और राजा ने इसे विद्रोह माना। राजा ने जो है इसे विद्रोह माना और युद्ध की घोषणा कर दी।
लड़ाई के अंत में क्या हुआ, 4 जुलाई 1776 में जो फिलाडेल्फिया की कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता और एक सहकारी संघ की गठन की घोषणा कर दी। इसमें समांतर पर जोर देने के साथ पूरी दुनिया के जीवन स्वतंत्रता और खुशी से रहने के लिए प्रेरित भी किया गया। और विधायक ने भाषण, प्रेस, धर्म और कानून के तहत न्याय की स्वतंत्रता प्रदान भी की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधायक ने भाषण के द्वारा प्रेस, धर्म और कानून को न्याय की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। यानी भाषण, प्रेस और धर्म को बिल्कुल ही स्वतंत्र कर दिया उस समय। और अमेरिकी क्रांति एक संघर्ष था जिसे 13 अमेरिकी उपनिवेश के ब्रिटेन से आज़ादी मिली और एक राष्ट्र को जन्म दिया जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम दिया। यानी यहीं से संयुक्त राज्य अमेरिका का पुण्य जन्म हुआ। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है फ्रांसिस क्रांति। देखिए फ्रांसिस क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और काफ़ी ज़रूरी भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर फ्रांस क्रांति हुई क्यों, क्या कारण था। तो मैं साफ कर दूं, यहाँ पर कहते हैं फ्रांस क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज अभी भी पूरी तरह से सम्राट के पुनर्धिकारों के समानती थी। यानी देखा जाए 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज पूरी तरह से सम्राट के अधीन थे। और यह 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था सम्राटों ने। इसको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था। पहला था पादरी, जो कि चर्च था, जिसे पहला स्टेट का नाम दिया गया। कुलीन वर्ग था, दूसरा स्टेट था। और तीसरे स्टेट में आम लोग, आम किसान और श्रमिक को रखा गया, जो हमेशा ही बोझ से तले रहते थे, बोझ से हमेशा दबे रहते थे, जो कि कहते हैं बहुत ही दयनीय स्थिति था। पहले 2 स्टेट विलासता और धर्म कई अधिकारों और देश के शासन आनंद लेते थे। पहले जो 2 स्टेट थे, ठीक है, पहला स्टेट था चर्च था, पादरी था, और कुलीन वर्ग था, वो बिल्कुल ही शासन का मजा लेते थे और कहते हैं विलासता पूर्वक जीवन जीते थे और हर चीज़ का आनंद लेते थे। लेकिन तीसरी स्टेट में था किसान, आम लोग और शहर के श्रमिक और मध्य वर्ग लोग, उनको हमेशा ये तीसरी स्टेट में थे और हमेशा ही ये बोझ से दबे रहते थे। फ्रांस के आंतरिक हालतों ने क्रांति के लिए एक आदर्श मंच बनाया। यानी फ्रांस की आंतरिक हालतों ने क्रांति के लिए एक आदर्श मंच बनाया। और लुईस 16वें और उनकी पत्नी के शैलों के कारण सरकारी खजाना खाली हो गया था। देखा जाए फ्रांस क्रांति ये भी एक कारण था कि लुईस 16वें और उनकी पत्नी के शैली के कारण सरकारी खजाना बिल्कुल ही खाली हो गया था और राष्ट्र दिवालिया हो गई थी, राष्ट्र का दिवालिया निकल गई थी। लुईस के तीनों स्टेट की 1789 में एक बैठक बुलाने के लिए मजबूर किया गया। यानी देखा जाए 1789 में दिवाली निकल गई थी, जो खजाना खाली हो गई थी, इसलिए तीनों स्टेट को बैठक बुलाया गया। वो एक नए कर कानून के लिए मंजूरी हासिल करना चाहता था, लेकिन तीसरे स्टेट के विशेष अधिकार कराधान उन्मूलन में समानता की मांग भी की गई। लेकिन उन्होंने अपने लिए एक राष्ट्रीय असेंबली बनाने की घोषणा की और सारे अधिकार सम्राट ने ले लिया। कहते हैं जब सम्राट ने ले लिया तो सम्राट था तानाशाह हो गया। और एक ऐतिहासिक फ्रेंच दस्तावेज और आदमी और नागरिक अधिकार की घोषणा को अपनाया गया और यह अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा से काफ़ी प्रभावित था। सभी पुरुषों की समानता, लोगों को संप्रभुता और स्वतंत्रता के अधिकार, संपत्ति, सुरक्षा और सही शिक्षा पर जोर देते हुए मुक्त भाषण को अपनाया। सभी गरीबों को सार्वजनिक सहायता, प्रतिबंध, यातना और गुलामी से मुक्ति, अपनी सरकार चुनने की मान्यता और सार्वजनिक कार्यों में रोजगार के सभी नागरिकों को समानता दी गई। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि इस घोषणा के द्वारा बहुत चीज़ों को सुधारा गया, जैसे समानता, लोगों की संप्रभुता की बात कही गई इसमें, और स्वतंत्रता के अधिकार और संपत्ति, सुरक्षा, सही शिक्षा पर जोर देना, इन सभी बातों को इसमें सम्मिलित किया गया। साथ में मुक्त भाषण, यानी किसी तरह का भाषण देने के लिए प्रतिबंधित नहीं होना अपनाया गया और गरीबों की सार्वजनिक सहायता भी करने की बात कही गई। जो प्रतिबंध लगे थे उनको भी हटाया गया, जो यातनाएं दिए जा रहे थे, जो गुलामी से मुक्ति को भी इसमें मेन मुद्दा रखा गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समानताओं की इसमें बात की गई।
लेकिन देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति युद्धों और नेपोलियन के युद्धों से जो 1789 से शुरू हुए और 15 वर्ष तक चले, यानी देखा जाए फ्रांस की क्रांति 15 वर्ष तक चला। कहते हैं 15 वर्ष चले और फ्रांसीसी गणराज्य गठन भी किया गया और 15 वर्ष के अंतराल में फ्रांसीसी गणराज्य का गठन भी हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के जो है मध्य युगीन संरचनाओं का अंत भी कर दिया और उदारवाद और राष्ट्रवाद के नए विचारों से फ्रांस में एक पुण्य परिवर्तन देखने को मिला। कहते हैं प्रशासन, सेना, समाज और संस्कृति में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। फ्रांस नेपोलियन और बोनापार्ट के तहत एक स्वतंत्र बन गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि फ्रांस जो था नेपोलियन बोनापार्ट के तहत एक स्वतंत्र बन गया और फ्रांसीसी क्रांति एक मार्गदर्शक जो है सिद्धांत स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता थे। क्रांतिकारी कई जो है प्रबुद्धता विचार को ब्लेस्टियर और मैनेक्स्टर और रेसोई जैसे दार्शनिक के विचारों से काफ़ी प्रेरित था। यानी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि क्रांतिकारी कई प्रभुता के विचारों जैसे मलेटेयर, मैनेस्ट्रेक्यू, एंडोसियो के जैसे दर्शकों के विचारों से काफ़ी ये लोग प्रभावित थे और इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी दिए। देखा जाए तो आज़ादी के अमेरिकी युद्ध और फ्रांस क्रांति ने दुनिया भर में राष्ट्रवाद को लोकप्रिय बना दिया। यानी आज़ादी के लिए जो अमेरिका और फ्रांस की क्रांति हुई वो पूरे राष्ट्र के लिए एक जो लोकप्रिय भावना बना दिया और अमेरिका से राष्ट्रवाद के विचारों से ने फ्रांस, ब्रिटेन और इटली को भी काफ़ी प्रभावित किया। और इसका परिणाम क्या हुआ? 1861 की इटली एकीकृत राज्य के लिए क्रांति कर दी। तो ये कहते हैं कोई क्रांति से दूसरे देशों के काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और उस पर काफ़ी जो है अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए प्रेरणा भी देता है। और यही बखूबी अमेरिकी युद्ध और फ्रांस क्रांति ने करके भी दिखाया। अब यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का ध्वज किस प्रकार की थी। जब फ्रांसीसी क्रांति थे उस समय आप देख सकते हो कि एक ब्लू, एक रेड और बीच में वाइट थी। तो इस तरह जो है फ्रांस का ध्वज हुआ करता था। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ध्वज देखिए किस प्रकार होता था। यानी यहाँ पर लिखा भी था अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ये ध्वज था। तो ये ध्वज उस समय के प्रतीक बन गए और प्रतीक थे जिससे कारण जो है फ्रांस और अमेरिका जो है स्वतंत्रता का जो है स्वाद चख सका। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है इटली का एकीकरण। देखिए इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं 8वीं सदी में इटली कई राज्यों का एक समूह था। यानी 8वीं सदी में इटली कई राज्यों का एक समूह था और प्रत्येक का अपना जो है स्वयं का सम्राट और परंपरा थी। तो इटली में ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि जो 18वीं सदी में इटली कई राज्यों का एक समूह था और प्रत्येक का अपना स्वयं का सम्राट और परंपरा थी। उनमें से कुछ हुए थे जो बेनियता और दो मिसलाइज पापल राज्य और जो है सार्डिनिया जो है तस्कानी आदि थे। मध्य युग के दौरान पोप को दोनों धार्मिक और राजनीतिक मामलों प्रभाव में जो है वृद्धि हो गई। कहते हैं यहाँ पर पोप का जो था दबदबा धीरे धीरे बनता गया। कहते हैं धार्मिक कार्य में भी और राजनीतिक मामलों में पोप ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लग गया। पोप का कुछ राज्यों पर राजनीतिक प्रभुता स्थापित भी किया था। यानी पोप जो था उस समय राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने में भी कामयाब हो गया, जिन्हें पापल के राज्य कहते थे। उस राज्य का जहाँ पर पोप का राज होता था उसे पापल के राज्य के नाम से उस समय जाना जाता था। और जल्दी ही इटली ने अपने जो है महत्व में वृद्धि करना शुरू कर दिया। यानी धीरे धीरे जो था इटली में उसने अपना महत्व को और भी वृद्धि करने लग गया और पोप के राज्य राजनीतिक जीवन, बैंकिंग और विदेशी व्यापार का केंद्र बन गया। यानी अब पोप जो था सिर्फ घरेलू मामलों को नहीं देखता था, अब राजनीतिक जीवन, बैंकिंग और विदेशी व्यापार का भी उसने केंद्र बना दिया। पुण्य जागरण के दौरान इटली का महत्व अन्य राज्यों से, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, बढ़ गई और कई सालों तक फ्रांस और पवित्र रोमन साम्राज्य में ने इटली के लिए युद्ध लड़े। तो कहते हैं उस समय पोप का बहुत ही दबदबा बन गया, जिसके कारण जो है इटली का एकीकरण करना बहुत ज़रूरी हो गया। और कहते हैं 1789 की फ्रांस क्रांति ने इटली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली के राजाओं ने खतरों को जो है भांप कर यूरोपीय देशों में रिश्ते बनाने जो फ्रांस के विरोधी थे।
यानी देखा जाए पोप के जिस प्रकार दबदबा बढ़ता ही जा रहा था, तो इटली के राजाओं ने इस खतरे को भांप लिया और यूरोप देशों से रिश्ते बनाए जो फ्रांस का विरोधी थे। बाद फ्रांस एक स्वतंत्र स्वतंत्र बन गया और गुप्त क्लब का जो है पूरे इटली में गठन किया गया। यानी कई क्षेत्रों में जो है गुप्त क्लब का यानी सीक्रेट जो है क्लब बनाई गई जो पोप के खिलाफ था। और देखा जाए 1796 से लेके 1814 तक नेपोलियन बोनापार्ट यूरोपीय शक्ति से हार गया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट यूरोपीय शक्ति से हार गया तो कई जो है इतालवियों ने एक ऐसी संयुक्त इटली की संभावना देखी जो विदेशी नियंत्रण से बिल्कुल ही मुक्त थी। कहते हैं मज़ानी और जो है गैरिबल्दी ने गुप्त समाज के साथ कई क्रांतिकारी इतालवियों में ने एक स्वतंत्र एकीकृत गणराज्य के विचार को प्रसार को जारी रखा। यानी देखा जाए तो मज़नी और जो गैरिबल्दी ने गुप्त समाजों के साथ साथ कई क्रांतिकारी इतालियों के स्वतंत्र एकीकृत गणराज्य के विचार को प्रसार में अपना जो है योगदान देता रहा, यानी इसको प्रसार करता रहा। और 1849 के बाद से पाइडमोंड और सर्डियोनियस जिसका राजा विकल्टर और एमोनोलेस था ने एकीकरण में एक सक्रिय भूमिका भी अदा की। अब देखिए इटली का एकीकरण में जो कि 1849 में हुआ था काफ़ी महत्वपूर्ण थी और ये किनके कारण हुआ जो है पाइडमोंट और सर्डियोनिया और जिसका राजा विकट और एमोन्यूलेस ने जो है एकीकरण में एक सक्रिय भूमिका अदा की। और उसके नेतृत्व में कैबोर जो प्रधानमंत्री था उस समय ने आदित्य और सेलम्बोडिस त्रुकेनिस मेडोना आदि से मुक्त भी करवा लिया। गैरिबाल्डी ने विद्रोह का नेतृत्व जो है सिसिलिया और नेपलस में किया। उसने 2 राज्यों का प्रभार एमोन्यूलेस को सौंप दिया और उसे जो है इटली का राजा भी बना दिया। बाद में रोम वेनेतिया और इतालवी जो है राज्य के संघ में शामिल हो गए और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जो है 1815 में वियना की कांग्रेस के साथ शुरू हो गई और फ्रांसिस जो है प्रशिया युद्ध के साथ 1871 में समाप्त हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था इटली का एकीकरण। उसके पश्चात आता है जर्मनी का एकीकरण। देखिए जर्मनी का भी एकीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। अगर हम बात करें जर्मनी का एकीकरण के लिए तो कहते हैं 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, जब 1815 में नेपोलियन हार गया तो उसके बाद कई जर्मनी एक स्वतंत्र जर्मनी चाहते थे, यानी हर एक राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता था उस समय। तो जर्मनी जो उस समय जो था 39 छोटे राज्यों का संघ था। यानी उस समय जर्मनी जब नेपोलियन का राज्य था उसमें 39 छोटे राज्य के संघ था और ऑस्ट्रिया और जो है प्रूशिया के नेतृत्व में था। यानी उस समय ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के नेतृत्व में ये 39 जो है राज्य संघ थे और यह राज्य हमेशा एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में थे। प्रूशिया के राजा कैसर विलियम्स जो है प्रथम प्रधानमंत्री बिस्मार्क को प्रूशिया के शासन के अधीन जर्मनी की एकजुट करना चाहता था। ये इसका जो काफ़ी महत्वपूर्ण जिज्ञासा था किसका, कैसर विलियम्स का, जो प्रधानमंत्री के सहारे पूरा जर्मनी को एकत्र करना चाहता था और ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पूरी तरह से बाहर रखना चाहता था। बिस्मार्क निडर था और उसके जर्मनी के एकीकरण के तत्काल आवश्यकता में विश्वास भी था। यानी इसका विश्वास ही इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। यह उसने सेना के आधुनिकीकरण के साथ ही शुरू किया। यानी इसके लिए उसने जो रास्ता अपनाया वो था सेनाओं को आधुनिकीकरण करना, क्योंकि उसको पता था कि सेना अगर सशक्त है तो ये करना कोई मुश्किल कार्य या दुष्कर्म कार्य नहीं रहेगा। उसने खून और आयरन की नीति के लिए जाना जाने लग गया और उसने लो चांसलर की उपन्यास अर्जित भी की। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था उसको जो है खून और आयरन की नीति के लिए। यानी देखा जाए तो बलबन का नीति जो था उस नीतियों के लिए जाना गया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर जो आपके समक्ष तस्वीर जो आप देख रहे हो ये ऑटो वॉन बिस्मार्क का है, जो कि उस समय इस नीति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये जरूरी था, कहते बिस्मार्क निडर था और इसी के कारण पूरा जो है एकीकरण भी हो पाया। और इसने जो यूज़ किया लो नीति का जो रास्ता अपनाया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। बिस्मार्क जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसने सेना में सुधार के साथ ही बिस्मार्क ने
सचेलियबिंग हेलस्टोन की जर्मनी आबादी को उसके डेनमार्क शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। यानी उसकी विचारधारा था कि विद्रोह जब तक होगा नहीं तब तक जो है ये आज़ाद नहीं हो सकता। इसलिए 1864 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ डेनमार्क के खिलाफ हाथ मिला लिया और बिस्मार्क का अगला लक्ष्य था ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया जो था उसका अगला लक्ष्य था और ऑस्ट्रिया को जो है पराजित कर उत्तर जर्मन कॉन्फ्रेंस का गठन भी किया गया और बिस्मार्क ने इटली को जो है वेनिस के प्रांत का जो है वादा किया और उसे युद्ध से बाहर भी रखा। कहते हैं ऑस्ट्रिया का इटली से नियंत्रण खत्म कर दिया और उसने फ्रांस को नेपोलियन द्वितीय को क्षेत्रीय जो मुआवजा देने का वादा भी किया और उसे युद्ध के बाहर भी रखा गया। उसे पहले से ही रूसी नियंत्रित पोलैंड में विद्रोह दबाने के बदले रूस का समर्थन हासिल कर लिया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। पर एशिया की जर्मनी में प्रभुता के लिए अब केवल दो बाधा थी। एक बाधा थी दक्षिण जर्मनी के 4 छोटे जर्मन राज्य और फ्रांस के नेपोलियन द्वितीय की अस्वीकृति। तो ये जर्मनी की प्रभुता के लिए सबसे दो बाधाएं थी, एक दक्षिण जर्मनी के 4 छोटे जर्मन राज्य और फ्रांस के नेपोलियन द्वितीय की अस्वीकृति। लेकिन दोनों देशों के बीच असहमति ने फ्रांस को प्रेशिया से युद्ध के लिए उकसा दिया। लेकिन देखा जाए दोनों देशों के बीच असहमति के कारण प्रेशिया के जो है युद्ध के लिए काफ़ी उकसाया भी। और कहते हैं फ्रांको प्रेशिया युद्ध काफ़ी छोटा था। प्रेशिया ने 1871 में फ्रांस पर आक्रमण भी किया और हरा भी दिया। यानी प्रेशिया ने 1871 में फ्रांस पर आक्रमण कर उसे हरा दिया और नेपोलियन के सिंहासन त्यागने और फ्रांस के अलासलस और लेरेन दोनों के लिए मजबूर भी कर दिया। यानी अलासेस और लेरेन के लिए मजबूर भी कर दिया और नेपोलियन ने उस समय जो है फ्रांस जो है सिंहासन त्याग दिया। शेष जर्मन राज्यों पर ऑस्ट्रिया को छोड़कर कब्जा कर लिया और वे जर्मनी के साथ शामिल भी हो गए। जर्मनी का एकीकरण कैसर विलियम्स के द्वारा पूरा भी किया गया और जल्द ही जर्मनी यूरोप में अग्रणी बन गया। यानी जो है जर्मनी यूरोप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया और उसने अपने आर्थिक हित को आगे बढ़ाया और दुनिया में जर्मन प्रभाव बढ़ाने के लिए एक जो है उपनिवेशिक साम्राज्य के रूप में उभर के सामने आया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात देखा जाए तो कहते हैं समाजवादी आंदोलन और रूसी क्रांति। कहते हैं समाजवादी आंदोलन और रूसी क्रांति ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं औद्योगिक क्रांति ने एक असामान्य समाज की स्थापना किया। औद्योगिक क्रांति ने एक असामान्य समाज की स्थापना किया और एक और गरीब, शोषित और बिना किसी अधिकार के लोग थे। एक और गरीब, शोषित और बिना किसी अधिकार के लोग थे तो दूसरी तरफ पूंजीपति और विशेष करों का आनंद उठाते थे। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 3 श्रेणियों में जो है बांट दिया गया। कहते हैं एक में तो जो है एक और गरीब, शोषित और बिना किसी अधिकार के लोग थे और दूसरी तरफ पूंजीपति सभी विशेष अधिकारियों का आनंद उठाते थे। इसी समय कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया और समाज में सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में समानता होना चाहिए। तो लोगों की सोच ने यहाँ पर जो है जरूरी था। समानता, भाषण की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचारों ने इस संबंध में काफ़ी प्रोत्साहन दिया और समाजवाद के विचार जो सामान्य समाज का स्थापना की कोशिश करते थे ने अपने जड़ें जो है जमानी शुरू भी कर दी। कहते हैं समाजवाद को सबसे ताकतवर और प्रभावशाली विचार जो था उस समय कार्ल मार्क्स की थी। कहते हैं कार्ल मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा भी किए गए। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और कहते हैं अपनी पुस्तक दास कैपिटल्स में वर्कर से कहा सभी समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का उदाहरण है। पूंजीपति श्रमिकों के जो है वर्ग संघर्ष करने की कोशिश भी करते हैं और उसने भविष्यवाणी भी की कि वर्ग संघर्ष पूंजीवाद के अंत के साथ सफल हो सकता है और वह समाजवाद के आने से ही होगा। तो ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधारा थी जो उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में लिखा। कहते हैं दास कैपिटल काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है जिसमें जो है सभी जो है संघर्ष की बातें कही गई है और पूंजीपति के वर्ग का संघर्ष करने की कोशिश भी करते हैं। उसमें भविष्यवाणी भी की गई थी कि संघर्ष पूंजीवाद का अंत के साथ सफल हो सकता है और वह समाजवाद आने से ही
होगा। इसका पहला व्यवहारिक उदाहरण रूसी क्रांति थी। इसका पहला अगर देखा जाए वास्तविक उदाहरण तो रूसी क्रांति थी, जिसे दुनिया की पहली समाजवादी सरकार की स्थापना किया। यानी पहला जो है व्यवहारिक उदाहरण रूस की क्रांति थी, जिसे दुनिया की पहली समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। रूस औद्योगिक रूप से पिछड़ा था और एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित था। कहते हैं जार एक निरंकुश और दमनकारी शासक था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जार एक निरंकुश और दमनकारी शासक था, इसलिए मजदूर और किसान को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और कहते हैं 1905 क्रांति ने जो है डैमुला के गठन के साथ एक सर्वैधानिक राजशाही का गठन का नेतृत्व भी किया। और 1905 की क्रांति के बाद भी जो है नागरिक अधिकार लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सीमित था और इसलिए उसे अशांति जारी रही। 1917 में रूस में एक और क्रांति हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह रूसी मजदूरों और किसानों और रूस में रहने वाले गैर रूसी लोगों की हालत पर जो है निकोलस द्वितीय ने निरंकुश शासन के अधीन बुरी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि 1917 में रूस में एक और क्रांति हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह रूसी मजदूरों और किसानों जो है रूस में रहने वाले गैर रूसी लोगों के हालत पर निकोलस द्वितीय निरंकुश शासन के अधीन बुरी थी। वो काफ़ी दुखी हो चुके थे और अमानवीय काम की परिस्थितियों और करों की जो विशाल राशि के साथ साथ उनका शोषण भी किया जा रहा था। इसलिए लोग उसके खिलाफ उठे। लोगों को किसी राजनीतिक अधिकार की मनाही थी उस समय, और रूस ने अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भी प्रवेश कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रही कि लोगों को किसी राजनीतिक अधिकार की मनाही उस समय थी और रूस में अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भी प्रवेश किया। लेकिन ऐसा करना अनुचित था क्योंकि रूसी सैनिक हजारों संख्या में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए। कहते हैं रूसी सैनिक हजारों संख्या में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए और वो काफ़ी बीमार थे और बिना जो है गर्म वर्दी और हथियारों से लैस थे। साइबेरिया के जो है ठंडे रेगिस्तान में लड़ने के लिए वो मजबूर हो गए, जिसकी वजह से जो है हजारों सैनिक मारे गए। ना तो उनके पास अच्छे वर्दी थे, ना जो है उनके पास हथियार थे। कई कुशल श्रमिकों की सेना में भर्ती भी किया गया और उनके मौत के लिए युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर भी किया गया। यानी श्रमिक भी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री कर गए। कुलीनबर्ग भी जो है निकोलस द्वितीय के निरंकुश तरीके के कारण असंतुष्ट था, क्योंकि निकोलस द्वितीय जो चीज़ यूज़ कर रहा था, जो उपयोग कर रहा था, उसे हर एक व्यक्ति जो है असंतुष्ट ही रह सकता है। अकाल से देश में जो है स्थिति बिगड़ सी गई और श्रमिकों ने अदालतों, जेलों और कार्यालय परिसर पर हमला कर दिया। तो ये तो होना स्वाभाविक था। जब कहते हैं आम बंदे को जब शोषण किया जाएगा तो आम बंदे चुप कैसे रह सकते हैं। इसलिए श्रमिकों ने जो है अदालतों, जेलों और कार्यालय परिसर पर हमला कर दिया और समाज के सभी वर्गों के बीच व्यापक असंतोष फैल गया और सेना में गोला बारूद का भी अभाव था और शहरों में भोजन का अभाव भी था, जबकि किसानों को अपनी उपज के उचित दाम भी नहीं मिल रहे थे। और इस सरकार ने जो है मुद्रास्फीति के कारक रूबेल जो है नोटों के लाखों में छापा और स्थिति जार के हाथ में जो है फिसल गई। यानी स्थिति जो थी जार के हाथों से फिसल गई और बिल्कुल ही बिगड़ गई। यहाँ पर आप तस्वीर जो देख रहे हो वो 18 जून 1817 में पेट्रोग्राड में लोगों द्वारा प्रदर्शन का तस्वीर है, जहाँ पर बहुत से लोग जो थे मिलकर प्रदर्शन किया था इस सरकार के खिलाफ और सब जो थे खड़ा हो गए थे। तो ये प्रदर्शन का उस समय का तस्वीर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शा रही है। आगे यदि बात करें तो कहते हैं ये स्थिति मार्कस और टैलस के लेखनों से और बिगड़ गई, क्योंकि उस समय मार्कस और टॉल्स्टॉय ने बहुत से ऐसी बातें लिखी जो जग कल्याण के लिए बहुत काफ़ी प्रभावित करने के लिए काफ़ी था और इसकी वजह से हालात और बिगड़ गई। इसे लोगों विशेष रूप से श्रमिक को काफ़ी प्रभावित किया और उनकी राजनीतिक जागृति के लिए कारण भी बनी, क्योंकि मार्कस और टॉल्स्टॉय ने उस सभी बातें को जो है प्रदर्शित किया जो कि श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण थी। सोवियत संघ की श्रमिकों की परिषद में गहन को जो है फरवरी 1917 में जार द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था और एक अस्थायी सरकार जो है मेनेविस्विक रूसी जो है साम्यवाद पार्टी के नियंत्रण के तहत स्थापित भी की गई। लेकिन सरकार लोगों के मांगों को पूरा करने में उस समय
विफल हो गई। और एक अन्य पार्टी वैश्विक ने लेनिन की जो है अध्यक्षता में सोवियत संघ का आयोजन भी किया और अक्टूबर 1917 में सरकार की जगह ले ली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक अन्य पार्टी वैश्विक लेनिन की अध्यक्षता में सोवियत संघ का आयोजित किया और अक्टूबर 1917 में सरकार की जगह ले ली, जिसे हम अक्टूबर क्रांति कैसे भी जानते हैं, इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। और देखा जाए तो ये जो है अक्टूबर क्रांति का अंतिम चरण था और इसके जार के शासन को समाप्त सदैव के लिए कर दिया, यानी जार का जो शासन था सदैव के लिए खत्म हो गया और सोवियत संघ का गठन हुआ, जिसे एक नई विश्व व्यवस्था का है जो है नियंत्रित किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था कि नए विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करना स्वाभाविक हो गया। आगे के पार्ट में हम आप जो है औद्योगिक समाजवाद और विश्व युद्धों के बारे में अधिक पढ़ेंगे, जो कि अगला चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप समझेंगे कैसे औद्योगिक क्रांति ने दुनिया का चेहरा ही बदल दिया और लोगों के जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आया। आप दुनिया के गैर औद्योगिकों देशों और उनके संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, जिससे विश्व को भयानक युद्धों को सामना भी करना पड़ा। तो आगे का टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। आपको इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो एक कार्य करके कर सकते हो कि जितना हो सके उस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि ये वीडियो हर एक बच्चों तक पहुंचे जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। और ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि आपके टॉपिक में, आपके स्कूल में, आपके क्लास में कौन से टॉपिक करवाए जा रहे हैं और कौन से टॉपिक बच्चों के लिए ज़रूरी है। अगर ये बच्चों के लिए ज़रूरी है तो इसको व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाइए, जिससे जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो इस वीडियो को देख सके, समझ सके और सही ज्ञान का जो है मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, ठीक है। और इसको जो है शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे और बहुत कुछ है। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर कहते हैं बहुत अग्रसर है, चाहे 8th क्लास हो चाहे MA तक हो, सब क्लासों के लिए वीडियो जो है यहाँ उपलब्ध होगा और है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए अभी सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके सेव कीजिए, नहीं तो कहीं समय हाथ से निकल ना जाए और एक नया चैप्टर से आप अनभिज्ञ न रह जाओ, ठीक है। अगर कुछ कमेंट करना है, कुछ विचार रखना है, कुछ बातें कहना चाहते हो, ठीक है, कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ बदलाव चाहते हो, तो इसके लिए भी प्रावधान है, कमेंट आप कर सकते हो। कमेंट जो होता है किसी के लिए भी जो है मनोबल बढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है।